एक तरफ चीन हिंद महासागर में अपने जासूसी जहाज और परमाणु पनडुब्बियां उतार रहा है, दूसरी तरफ जापान ने अचानक भारत के सामने ऐसा ऑनफर रख दिया जिसने बीजिंग के रणनीतिक गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी है। सवाल सिर्फ एक युद्धपोत का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर जापान अपनी सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने को तैयार क्यों हुआ, और अगर यह डील पूरी हो गई तो क्या हिंद महासागर में चीन की समुद्री बढ़त को सबसे बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हथियार सौदे की नहीं बल्कि एशिया में बदलते पावर बैलेंस की है। अप्रैल 2026 में कई इंटरनेशनल डिफेंस रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जापान ने भारत को अपनी एडवांस्ड मोगामी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट के डिजाइन और को प्रोडक्शन का प्रस्ताव दिया है। इंडियन डिफेंस न्यूज और द वीक की रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान भारत को सिर्फ जहाज बेचने की बात नहीं कर रहा बल्कि भारतीय शिपयार्ड्स में इन्हें बनाने की संभावना पर भी चर्चा कर रहा है। यही वह बात है जिसने इस खबर को बेहद बड़ा बना दिया, क्योंकि जापान दशकों तक अपनी हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी को विदेशों में ट्रांसफर करने से बचता रहा है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर मोगामी क्लास इतनी खास क्यों है। दोस्तों, ये कोई साधारण युद्धपोत नहीं है, ये जापान की नई पीढ़ी की मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसे मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने डिजाइन किया है। इसका वजन करीब 5000 टन के आसपास है और इसे खास तौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस कॉम्बैट और मैरीटाइम सर्विलांस के लिए तैयार किया गया है। जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने इसे अपनी भविष्य की समुद्री ताकत का अहम हिस्सा माना है। सबसे दिलचस्प बात इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। आम युद्धपोतों की तुलना में इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम है, यानी दुश्मन के रडार पर इसे पकड़ना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड सोनार सिस्टम्स, ऑटोमेटेड कॉम्बैट सिस्टम्स और हाई स्पीड मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी दी गई है। जापान की नई अपग्रेडेड मोगामी वेरिएंट में ज्यादा मिसाइल लॉन्च कैपेसिटी और लंबी दूरी की स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी जोड़ी जा रही है। आर्मी रिकॉग्निशन की रिपोर्ट के मुताबिक जापान ने 2026 में 3 अपग्रेडेड मोगामी फ्रिगेट्स का नया ऑर्डर दिया है, जिनमें एनहांस्ड मिसाइल सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसी दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मोगामी फ्रिगेट्स को लेकर बड़ा समझौता किया। जापान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक अप्रैल 2026 में मेलबर्न में दोनों देशों ने मोगामी मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया अपनी नौसेना के लिए 11 अपग्रेडेड मोगामी फ्रिगेट्स हासिल करेगा। ऑस्ट्रेलिया डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार शुरुआती 3 जहाज जापान में बनेंगे और बाद के जहाज ऑस्ट्रेलिया में तैयार किए जाएंगे। अब सोचिए, जापान एक साथ ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों के साथ एडवांस्ड नेवल कून ऑपरेशन क्यों बढ़ा रहा है। इसका जवाब सीधा चीन से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक अपनी नेवल प्रेजेंस तेजी से बढ़ाई है। चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स लगातार इंडो पैसिफिक में एक्टिव हो रहे हैं। चीन का लक्ष्य साफ है, वह समुद्री व्यापार मार्गों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। लेकिन भारत की स्थिति यहाँ बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि दुनिया के सबसे व्यस्त सी लेन्स हिंद महासागर से गुजरते हैं। चीन का बड़ा हिस्सा तेल और व्यापारिक सामान मलक्का स्ट्रेट के रास्ते आता है। अगर कभी किसी बड़े संघर्ष की स्थिति बनती है तो भारत इस पूरे क्षेत्र में चीन की सप्लाई लाइंस पर दबाव बना सकता है, और यहीं मोगामी जैसी स्टेल्थ फ्रिगेट्स भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले मैंने ऑटोमेशन की बात की थी। अब समझिए कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। मोगामी क्लास में बहुत कम क्रू की जरूरत पड़ती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां कई ट्रेडिशनल फ्रिगेट्स में 200 के आसपास सेलर्स की जरूरत होती है, वहीं मोगामी करीब 90 सेलर्स के साथ ऑपरेट कर सकती है। इसका मतलब है कम ऑपरेशनल बर्डन और ज्यादा एफिशिएंसी। जापान के लिए यह जरूरी था क्योंकि वहां मैन पावर क्राइसिस बढ़ रहा है, लेकिन भारत के लिए इसका फायदा अलग है। भारत इससे एडवांस्ड ऑटोमेशन और नेवल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सीख सकता है। अब इंटरनेशनल रिएक्शन पर आते हैं। चीन के कई रणनीतिक विश्लेषकों ने इस संभावित इंडिया जापान कून ऑपरेशन को इंडो पैसिफिक में एंटी चाइना बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा बताया। निप्पॉन और जापान टाइम्स की रिपोर्ट्स में कहा गया कि जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने भारत समेत लाइक माइंडेड देशों के साथ
मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाने पर जोर दिया है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कहा कि इंडो पैसिफिक में रूल बेस्ड ऑर्डर बनाए रखना जरूरी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने मोगामी प्रोग्राम को अपने फ्यूचर नेवल एक्सपेंशन का बैकबोन बताया। अमेरिका भी इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहा है, क्योंकि क्वाड ग्रुप, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुआ है। मलाबार नेवल एक्सरसाइज इसका बड़ा उदाहरण है। अमेरिका लंबे समय से चाहता है कि भारत हिंद महासागर में एक मजबूत मैरीटाइम काउंटरवेट बने, ताकि चीन की बढ़ती नेवल पावर को संतुलित किया जा सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या भारत को सच में विदेशी डिजाइन वाली फ्रिगेट्स की जरूरत है, जबकि भारत खुद नीलगिरी क्लास और प्रोजेक्ट 17 अल्फा जैसे युद्धपोत बना रहा है? ये सवाल सोशल मीडिया और डिफेंस कम्युनिटी में भी उठा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरे विश्लेषकों का कहना है कि जापान के साथ कोलैबोरेशन से भारत को स्टेल्थ डिजाइन, इंटीग्रेटेड सेंसर्स और एडवांस्ड ऑटोमेशन जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज तक तेजी से पहुंच मिल सकती है। असल में ये बहस सिर्फ जहाजों की नहीं है, ये उस मॉडल की बहस है जिसे चीन ने खुद अपनाया था। चीन ने पिछले 3 दशकों में रूस और पश्चिमी देशों से टेक्नोलॉजी लेकर अपनी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत किया। आज वही चीन दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती नौसेना बना चुका है। इसलिए कई रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अगर सही तरीके से टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स करता है तो उसकी नेवल इंडस्ट्री को बड़ा फायदा हो सकता है। और दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है हिंद महासागर। आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कंपटीशन शायद इसी क्षेत्र में देखने को मिले। तेल, व्यापार, समुद्री केबल्स और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, सब कुछ इसी इलाके से जुड़ा हुआ है। चीन यहाँ अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है, लेकिन भारत की जियोग्राफिक पोजीशन उसे एक प्राकृतिक एडवांटेज देती है। अंडमान निकोबार आइलैंड से लेकर अरब सागर तक भारत के पास ऐसा मैरीटाइम रीच है जिसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं। अगर भारत और जापान की यह पार्टनरशिप आगे बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे इंडो पैसिफिक में एक नया स्ट्रैटेजिक नेटवर्क मजबूत होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और जॉइंट मैरीटाइम सर्विलांस जैसे कई क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। और यही वजह है कि बीजिंग इस खबर को सिर्फ एक डिफेंस डील की तरह नहीं देख रहा। दोस्तों, इंटरनेशनल राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। और इस समय भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के हित इंडो पैसिफिक में काफी हद तक एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि समुद्र के अंदर चल रही यह रणनीतिक शतरंज अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। और अगर भारत इस मौके का सही इस्तेमाल करता है तो आने वाले दशक में हिंद महासागर की ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।